हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की सीरीज को कर रहे थे और हम लोग ने चैप्टर 4 तक कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 5 शुरू करेंगे। ये हो सके तो 2 पार्ट में अपलोड होगा क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है और इसके एक्सप्लेनेशन में भी टाइम लगेगा अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं इसे तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन तक भी एनसीईआरटी की जो इतनी अनमोल बुक है उसकी जानकारी मिल सके उन तक भी। तो सेशन जरूर शेयर कीजिएगा। देखते हैं तो हैं आप, लेकिन लाइक नहीं करते हैं और ना शेयर करते हैं। तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, दैट इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. आपने पहला चैप्टर में पढ़ा था ज्योग्राफी का, जब हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे उसका पहला चैप्टर, उसमें यह मेंशन था कि जो प्लैनेट अर्थ है ना, सिर्फ लाइफ उसी पर पॉसिबल है और कहीं पे लाइफ पॉसिबल नहीं है किसी भी प्लैनेट के ऊपर में। जो पूरे सिस्टम सोलर सिस्टम में वो प्लैनेट है जितने भी, वहां पे लाइफ मौजूद नहीं है सिर्फ अर्थ के अलावा। Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are presented on the earth. जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। पहला लैंड, दूसरा वाटर और तीसरा एयर। ये सब चीज आपको पृथ्वी के ऊपर में मिलती है, इसलिए आप यहाँ पे अच्छे तरीके से जीवन जी पाते हो। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब यहां पे देखिए एक पॉइंट आपको निकल रहा है कि व्हाट आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। जिस सॉलिड पोर्शन पे हम लोग रहते हैं उसे हम लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। जहां पे भी आप बैठे होगे या जहां पे आप कभी काम कर रहे होगे, ये जो स्फेयर है इसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। द गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। गैसियस लेयर जो सराउंड करके रखा है पूरे अर्थ को, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर गैसेस आर फाउंड। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और बहुत विभिन्न प्रकार के गैसेस फॉर्म्स मिलते हैं। वाटर कवर्स अ बिग एरिया ऑफ द अर्थ। वाटर जो है अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, सर अर्थ सरफेस, एंड द एरिया इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोस्फीयर। अब आप इस इमेज को देखिए तो ज्यादा क्लियर होगा। आप अभी कहां पर हो? आप हो लिथोस्फेयर के ऊपर में साथियों। ठीक है, आप लिथोस्फेयर के ऊपर में हो। ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, यहीं पे ह्यूमन सेटलमेंट आपको दिखेगा, आपको एनिमल्स दिखेंगे, आपको पेड़ पौधे वेजिटेशंस दिखेगा, आपको एग्रीकल्चर दिखेगा। तो लाइफ पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इनका टोटल सपोर्ट भी चाहिए। जैसे एटमॉस्फेयर, अब हवा ही नहीं होगी तो आप लिथोस्फेयर पे भी जिंदा नहीं रह पाओगे। पानी चाहिए आपको जीवन जीने के लिए। और ये तीनों जहां पे मिल रहा है, ये वाला एरिया अगर मैं कह दूं, जहां पे एयर मिले, लिथोस्फेयर मिले और हाइड्रोस्फेयर मिले, ये तीनों चीज अगर आपको एक जगह मिलता है तो उसे हम साथियों बायोस्फेयर कहते हैं। द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ वाटर इन द ऑल इट्स फॉर्म्स। जैसे आइस हो गया, अब आइस के फॉर्म में भी वाटर मौजूद है, वाटर के फॉर्म में वाटर ही मौजूद है, और वाटर वेपर जो है वो भी वाटर का ही एक तरह का फॉर्म है। और ये तीनों फॉर्म मिला के हम इसे हाइड्रोस्फेयर के एक तरह के कंपेरिजन बोलते हैं। द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड। बायोस्फेयर एक ऐसा जोन है जहां पे हम लैंड, वाटर, एयर एक साथ देखते हैं। मैंने बताया ना कि आप इस तरह के जोन को आप बायोस्फेयर जोन कह सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ये, अगर हम सिर्फ इस जोन की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर है, इस जोन की बात करें तो ये हाइड्रोस्फेयर है, इस जोन की बात करें तो ये लिथोस्फेयर है। और ये कंप्राइजेस एरिया कह सकते हो आप। अगर वेन डायग्राम में मैं आपको समझाऊं, एक मिनट, मैं वेन डायग्राम में मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया एटमॉस्फेयर और ये हो गया लिथोस्फीयर। यहाँ पे छोटा बन रहा है, ये देखिए, ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर, ये हो गया आपका लिथोस्फेयर और ये हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर।
और ये वाला जो एरिया है साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, आशा करता हूं आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी। वेयर कंटेन्स ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ। अब पहली फॉर्म की बात करते हैं, पहले कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो पहला है आपका लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है उसे हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। It comprises the rocks of the earth crust and the thin layer of the soil that contains nutrients element which sustains organisms। अगर आपको सिर्फ क्रस्ट दी रहती, एक ये सॉलिड पोर्शन ऑफ क्रस्ट रहता और इस क्रस्ट के ऊपर मान के चलिए एक थिन लेयर ऑफ सॉइल नहीं होती, तो ना आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो पाते, ना आपका एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता, ना आप खुद एग्जिस्ट कर पाते, ना कोई भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर पाता। क्योंकि हमें जीने के लिए खाना का आवश्यकता, और खाना जो है साथियों वो सॉइल से मिलता है। ठीक है, देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ की सरफेस की बात करें ना, तो इसकी दो डिवीजन है। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो लार्ज लैंड मासेस मौजूद हैं इस पूरे पृथ्वी के अंदर में, उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। हम ह्यूज वाटर बॉडीज को क्या कहते हैं साथियों? ओशियन बेसिन कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक मिनट, ये आपकी ओशियन बेसिन, ये हो गई आपकी ओशियन बेसिन। और ये जो आपको बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, ये लार्ज जो लैंड मासेस दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये सब हो गए। तो ये आपको क्या कहते हैं? इसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और इस जितने भी आपको यहाँ पे ओशियन नजर आ रहे हैं, ये ओशियन बेसिन कहलाते हैं। एक बार में क्लियर होने का इसमें ऐसा कुछ रहता ना पीडीएफ में, तो ज़्यादा आसानी होती मुझे क्लियर करने में। चलिए, तो ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। पूरा ओशियन जितना भी मौजूद है वर्ल्ड के ऊपर में, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1 मैंने दिखा दिया आपको। आर ऑल द लैंड मासेस आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। क्या सभी लैंड मासेस एक साथ कनेक्टेड हैं? तो ऐसा नहीं है, सब लैंड मासेस तो एक साथ कनेक्टेड नहीं है, बट लैंड मासेस जो है वाटर बॉडीज से जरूर कनेक्टेड दिखते हैं। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो वाटर सी लेवल का वाटर है हर जगह सेम है। इवेल्यूशन ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज बीन टेकन एज जीरो। देखिए, धरती अगर हम कहें कि पानी से कितनी उठी हुई है, तो हम इसे जीरो मान लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं मैथ्स के हिसाब से, तो हम तो वहाँ मेज़र करते हैं, बट इसने यहाँ पे ज़ीरो क्यों लिखा है? ये एक डिबेट वाला टॉपिक है मेरे नज़र में। क्योंकि अगर आप लिथोस्फीयर को देखोगे तो वो हाइड्रोस्फीयर से ऊपर है, तभी हम लोग लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, वरना लिथोस्फीयर पे तो पानी आ जाता। लेकिन यहाँ पे मेज़र क्यों किया है ज़ीरो से, ये बात मैं आपको अगर हो सके तो कल भी बता दूंगा, अगर कल मैं इस पीडीएफ को वापस कराऊंगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता। ठीक है दोस्तों, आइए आगे करते। ये मैप मैंने आपको दिखाया, मैंने इस मैप को अलग पीडीएफ में रखा है ताकि ये चीज़ें बार बार मुझे जूम आउट जूम इन नहीं करना पड़े, ताकि आपको देखने में आसानी हो। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट। सॉरी, द हाइएस्ट माउंटेन, हाँ वही तो लिखा। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स एबव द सी लेवल। सी लेवल से अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक की, तो हमको पता है यहाँ पे कौन सबसे ऊंचा माउंटेन है साथियों, तो माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे एक आपको वन डे एग्जाम का एक एमसीक्यू मिल रहा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा। दूसरी बात, ग्रेटेस्ट डेप्थ, सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ, अगर मैं इसी को ग्रेटेस्ट डेप्थ ऐसे बना दूं, इस तरह कुछ, ठीक है, ये सी लेवल है, ठीक है, ये पूरा सी लेवल है साथियों, ये सी है, ठीक है, ये सी लेवल है। और ये जो ग्रेटेस्ट डेप्थ दिख रहा है आपको, ये वाला, ऐसा ग्रेटेस्ट डेप्थ कौन सा है, तो ये है साथियों मैरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशियन के अंदर में पाया जाता है। इसकी गहराई इतनी है, समझ लीजिए 11,022 मीटर ये गहरा है, यानी माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है उससे भी ज्यादा गहरा है समुद्र के अंदर में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि कितना ज्यादा गहरा होगा ये। सो ये भी एक डिबेट है यहाँ पे। डिबेट क्या है साथियों? डिबेट ये है कि मैरियाना ट्रेंच में ये जो आपको बताए जा रहे हैं मीटर, ये आपको कहीं कहीं पे डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। गूगल कुछ और बताएगा, कोई और रिसर्चर कुछ और बताएंगे,
लेकिन इनका जो मीटर है नापने वाला वो इतना ही दूर जा पा रहा है, समस्या ये आ रही है। उसके बाद वो उसका कांटेक्ट टूट जाता है। तो ये कितना गहरा है ये अनुमान लगाना तो काफी मुश्किल है, और ये जहां तक मीटर गया है वहां तक की सिर्फ बात कही जा रही है। अब बात करते हैं हम लोग साथियों कंटिनेंट्स की। कंटिनेंट्स क्या होते हैं? देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट्स, पूरे 7 मेजर कंटिनेंट्स हैं। देख सकते हैं आप, ये 7 मेजर कंटिनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 7 दीज आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। यहाँ ये सेपरेटेड हैं लार्ज वाटर बॉडीज के। देखिए यहाँ पे आपको इस चीज का आंसर मिला जो यहाँ पे इसने पूछ रहा था, एनसीईआरटी कहाँ गया? हाँ, आर द ऑल द लैंड मासेज आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। तो यहाँ पे जवाब इसने दे दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दीज आर सेपरेटेड है बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। दीज कंटिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। Look at the map of the world, figure 5.1, and notice that the greater part of the land masses lies in the north hemisphere. ये अगर ये देखिए, ये इक्वेटर है आपका, और इक्वेटर से साथियों अगर ज्यादातर आप कंटिनेंट्स देखोगे तो वो कहां आपको नजर आ रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर में नजर आ रहे हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। इन सबों कंटिनेंट्स में, 7 कंटिनेंट्स में एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट है। इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मासेस ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ का जितना भी लैंड मास है उसका 1/3 एरिया तो सिर्फ एशिया कवर करता है। द कंटिनेंट्स लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये पूरे तरीके से आप देखोगे तो आपको पता है इस तरफ साथियों ईस्ट होता है, इसलिए इसने ईस्टर्न हेमिस्फीयर लिख दिया यहाँ पर कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कंटिनेंट्स। इस कंटिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ये देखिए, ये वाली लाइन यहाँ पे मेंशन कर रखी है एनसीईआरटी ने, बहुत अच्छा। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। एशिया जो है साथियों यूराल माउंटेन से सेपरेट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूरोप और एशिया के बीच में जो सेपरेट हुआ है माउंटेन, और मैं जूम कर देता हूं आपको, जो इन दोनों कंटिनेंट्स को डिफर करता है यह है यूराल माउंटेन। याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है आपसे कोई भी एग्जाम के अंदर में कि यूरोप और एशिया को जो डिवाइड करता है माउंटेन्स, उसका नाम क्या है, एमसीक्यू में दे देता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको लगता है कि आप कुछ भी पढ़ते हो ना, तो आपको सिर्फ ये लगता है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, और क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं एग्जाम के अंदर में, आपसे डीप क्वेश्चन किए जाते हैं और आपको आपके बुक से ही एक सवाल रहता है, लेकिन आप सोचते हो सवाल आया कहां से है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए। पढ़ना बहुत ज्यादा ध्यान से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी आपको एक बार मौके देती है, बार बार नहीं। याद रखिएगा इस लाइन को। सो जूम आउट कर देता हूं मैं पहले से, और थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूं ताकि वापस से इस पे लाइन अगर मैं पार के आपको दिखाऊं तो आपको अच्छे तरीके से नजर आए। नाउ गो। ये ठीक है, मैंने ये बता दिया। द कॉम्बिनेशन लैंड मासेस ऑफ द यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया। अगर हम इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के हिस्से को मिला देते हैं, ये कंबाइंड है, इसके बीच में कोई वाटर बॉडी पास तो नहीं होती, इसीलिए इसे हम कंबाइंड एक प्लेट मानते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने यूरेशिया दे रखा है। यूरेशिया इज अ मच स्मॉलर देन एशिया, सॉरी यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। एशिया से यूरोप जो है साथियों बहुत छोटा है साइज में। द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। इससे आर्टिक सर्कल पास होता है। ओके, याद रखिएगा। ये यहां पे अगर आप देखते हो तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिक सर्कल यहां से पास होता है। इट इज बाउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑफ द 3 साइड। यूरोप साथियों 3 वाटर बॉडीज से पास करता है, एक ये हिस्सा, एक नीचे वाला, और एक इधर राइट तरफ से आप देख सकते हो। इस बार एक बार से मैं फिर से क्लियर कर देता हूं ताकि आपको दिखाने में थोड़ा आसानी हो, और इसे जूम कर देता हूं थोड़ा सा। ओके, तो आर्टिक ओशियन से ये घिरा हुआ है, फिर इधर कुछ भाग इसका अटलांटिक ओशियन का भी है, और एक आपका यहाँ पे एक सी है, इसका नाम है, थोड़ा सा और जूम करने दीजिए मुझे, मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी याद रखिएगा, 3 सी से ये घिरा हुआ है। ओके, ये बता दिया। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड, मैंने लोकेट कर दिया। अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट
आफ्टर एशिया, एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट, याद रखिएगा। फर्स्ट लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है पूरे ग्लोब के ऊपर में, तो वो फर्स्ट नंबर पे हो गया आपका एशिया, सेकेंड नंबर पे हो गया अफ्रीका, ठीक है। एशिया, द इक्वेटर और द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट। आप यहां देखोगे कि अफ्रीका में 0 डिग्री जो है वो लाई करता है, ठीक है। एक मिनट, तो यहां पे क्या होता है, 0 डिग्री पास कर रहा है अफ्रीका, ओके। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका का है, अगर इसे हम डिवाइड करते हैं इक्वेटर से तो आप देख सकते हैं ये लार्ज पार्ट कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लुक एट द मैप, मैंने दिखा दिया, यू कैन फाइंड दिस टॉपिक। हाँ, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ये आप देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, इंडिया से भी पास होती है, अफ्रीका से भी पास होती है, इक्वेटर एंड, अच्छा हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका से याद रखिएगा कि तीनों लाइन पास होती है, एक तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, ये तीनों लाइन जाती है अफ्रीका से, इसीलिए अफ्रीका सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए मजबूत माना जाता है। और यहाँ पे आपको एक डेजर्ट भी है, दैट इज सहारा डेजर्ट, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। द कंटिनेंट्स इज बाउंडेड ऑन ऑल द साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज, ये जो कंटिनेंट है पूरा ओशियन है, आपको ये देखिए लैंडलॉक नहीं है, ये पूरा ओशियन से घिरा हुआ है। इसका लेफ्ट तरफ है अटलांटिक ओशियन, नीचे तरफ है सदर्न ओशियन और राइट तरफ है आपका इंडियन ओशियन, और ऊपर में है मेरियाना ट्रेंच नहीं नाम था यार, इसका क्या नाम था, मेडिटेरियन सी, ओके। बार बार जूम आउट जूम इन करने का मुझे दिक्कत होता माउस से। You will notice that the world largest river, that is Nile, flows through Africa. हाँ भैया, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सबसे बड़ा जो रिवर होता है ना, सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है दैट इज नाइल रिवर, याद रखिएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नाइल रिवर है, वो भी अफ्रीका से ही पास होता है। Notice where the equator, the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn passes in the map of Africa, ये मैंने दिखा दिया। नॉर्थ अमेरिका, अब हम लोग साथियों नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, आ जाइए। ये कंटिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे, मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो बेसिक नॉलेज होने के बाद ही आपको पता चलेगा भैया स्विज कैनाल कहाँ पर है, कहाँ पर हम लोग ट्रेड करते हैं, पैसिफिक ओशियन में कहाँ से हम लोग का रीचमेंट ज़्यादा है, कौन सा तरीके हैं जाने के। सो ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलती है जब आपका बेसिक मजबूत होता है, जब तक आपको पता ही ना हो आपका बेसिक तो फिर क्या ही मैं कहूँ। चलिए, तो नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट हमको दिख रहा है, पहला था आपका एशिया, दूसरा था अफ्रीका, और तीसरा कंटिनेंट जो सबसे बड़ा है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। North America is the largest continent of the world. It is linked to the South America by the narrow strip of the land is called Isthmus of Panama, ऐसा कुछ करके नाम है यार, Isthmus of Panama ऐसे ही कुछ नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Isthmus of Panama को, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए एक छोटी सी लाइन इसमें लिंक्ड है इस तरह, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, Isthmus of Panama बोल रहे हैं, पानामा जो भी है। द कंटिनेंट्स लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थ एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। 3 ओशियन आर सराउंडेड ऑफ दिस कंटिनेंट, कैन यू नेम दिस? 3 ओशियन सराउंडेड है नॉर्थ अमेरिका में, एक तो आपको यहाँ पे अटलांटिक ओशियन दिख रहा है, दूसरा है पैसिफिक ओशियन, ये देखिए अटलांटिक ओशियन, दूसरा पैसिफिक ओशियन, और ऊपर वाला आर्टिक ओशियन। 3 ओशियन है, मैंने नाम बता दिया, नोट डाउन करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है Isthmus of Panama, और स्ट्रिप नैरो ज्वाइन द लैंड मासेस। अच्छा, कोई भी 2 लैंड मासेस को जोड़ता है जब इस तरह का कोई पतला लाइन, तो उसे Isthmus of Panama कहते हैं। वहीं पे
जब दो लैंड को क्या करे साथियों, ओशियन के द्वारा जब कनेक्ट होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट, उससे स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है स्ट्रेट जो हम लोग का साउथ बोलता है, सॉरी माफ कीजिएगा, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। तो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया। नाउ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज लाइज इन द मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। विच टू ओशियन आर सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। इसके ईस्ट एंड वेस्ट में दो ओशियन है, एक पैसिफिक दूसरा अटलांटिक, और नीचे की तरफ भी सदर्न ओशियन है। ओके, द एंडीज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन्स रेंज। अच्छा, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज भी है एंडीज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे भी आपको वन लाइनर मिल रहा है, ये देखिए एंडीज हो गया। और अमेजॉन रिवर भी साउथ अमेरिका में है, जो भी ये भी सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट देखिए, लार्जेस्ट आपका एक तरह से साइज में है, वाटर बॉडीज, ठीक है। जितनी वाटर बॉडी लॉन्गेस्ट की बात करें तो नाइल रिवर, और वाटर कंटेंट्स में मतलब कितना पानी लेकर चलती है ये रिवर, तो उसमें लार्जेस्ट में देखा जाए तो ये है आपका अमेजॉन रिवर। एंडीज सबसे यहाँ का लॉन्गेस्ट माउंटेन है, रेंज है, पासेस थ्रू द लेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। साउथ अमेरिका हैज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर दैट इज अमेजॉन, मैंने बता दिया आपको। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये रहा अपना छोटू सा इधर किनारे में, सबसे छोटा साइज में, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर में, और इसके सब तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे आइलैंड कंटिनेंट कहते हैं, यानी ये द्वीप है एक तरह का, इसे द्वीप कहते हैं। यहाँ पे एक डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो डिवीजन है रेंज का वो है ग्रेट डिवीजन रेंज, ठीक है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। अंटार्कटिक की बात करते हैं साथियों, अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका नीचे लाई करता है, बिल्कुल चिल्ड है, बर्फ जमी हुई है। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथ हेमिस्फीयर, पूरे तरीके से साउथ हेमिस्फीयर में लाई करता है अंटार्कटिका। ह्यूज कॉन्टिनेंट, बड़ा है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट्स। साउथ पोल इस कंटिनेंट का बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पोलर रीजन, इसलिए इसे साउदर्न पोलर रीजन में हम लोग दिखाते हैं। इट इज परमानेंटली कवर विद द थिक आइस सीट, ये परमानेंटली थिक आइस सीट से कवर। अच्छा, ये लाइन लिखना ना मेरे लिए थोड़ा सही नहीं है। देखिए, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैं एनसीईआरटी के बारे में कुछ कह नहीं रहा, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है ना, यहाँ देखिए, यहाँ परमानेंट लिखा है ना, कवर, परमानेंट कवर रहता है। जिस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं उनके हिसाब से ग्लेशियर पिघल रहा है, ठीक है, आप सुन रहे होगे। तो मेरा ये मानना है यहाँ परमानेंटली वर्ड सही नहीं है बच्चों को बताना। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है यार, मैं एनसीईआरटी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मेरा पर्सनल रिव्यू है कि अगर ग्लेशियर पिघल रहा है तो यहाँ पे मेंशन कर देनी चाहिए ऐसी बात कि परमानेंटली नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर बचपन से नहीं सीखेंगे कि ये परमानेंटली नहीं है, तब तक वो कंजर्व करने के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। खैर, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रिसर्चेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, रिसर्चेस, यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। भारत के भी 2 रिसर्च स्टेशन है, याद रखिएगा, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम है, यहाँ पे 2 रिसर्च स्टेशन मौजूद है। अगली टॉपिक की बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर। साथियों, हाइड्रोस्फीयर हम लोग अलग पार्ट में करेंगे, आज के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। तो आप वापस से फिर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से अब आपका लेवल बढ़ने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि बेसिक्स तो यार जो मैंने अभी तक पढ़ाए वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े बहुत उससे सवाल बन सकते हैं, लेकिन यहाँ से अब आपके ऊपर जो है भार है थोड़ा बढ़ने लगेगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। बाकी आपको किसी और चीज पे भी वीडियो चाहिए तो बताइएगा, ये पूरी सीरीज मैं कराऊंगा। ज्योग्राफी की क्लास 6 की जब सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं सिविक्स या कुछ अन्य टॉपिक उठाऊंगा जो अपने में थोड़ा सा रोटेशन हो सके और हम लोग और भी बेहतर कर सकें। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।